नमस्कार, प्राइम एट 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम एट 4 में। सबसे पहले आपको बताते हैं आज प्राइम एट 4 में क्या खास हम आपको दिखाने वाले हैं। हाईकोर्ट ने मराठा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को हटाने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बाद टकराव के हालात बनते नजर आ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आपको दिखाएंगे। वहीं दूसरी खबर क्या होगी प्राइम एट 4 में आपको बताते हैं। कांग्रेस के आज वोट चोरी पर बीजेपी ने ऐसा बड़ा खुलासा किया है कि राहुल गांधी भी दंग हो गए हैं। क्या है पूरी खबर आपको आगे दिखाएंगे। तीसरी खबर होगी वोटर अधिकार यात्रा खत्म तो रिलैक्स दिखे तेजस्वी, कहां अचानक से डांस करने लगे और कैसे अब वीडियो वायरल हो रहा है। खबर हटके है लेकिन देखिएगा जरूर। चौथी खबर की बात करें तो आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान में आज फिर आतंकी अटैक हुआ है। डिटेल में आपको जानकारी देंगे। मोदी की मां को गाली देने से दरअसल एनडीए खफा है। एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। गठबंधन के सभी घटक दल जो है इस बंद में शामिल होंगे। इस बंद को सक्सेसफुल बनाने के लिए तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी शामिल होंगे और अपील की गई है कि इस बंद को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता जो है उस दिन सड़कों पर मौजूद रहेंगे और बंद को सक्सेसफुल बनाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत भावुक होकर इस बात का जिक्र किया था, जिस तरीके से बिहार में की धरती पर ही उनकी मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे, जिसके बाद अब ये आंदोलन भी एक तूल पकड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है आरजेडी पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। कांग्रेस के मंच से गाली पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ये गालियां मेरी मां का अपमान नहीं है, देश की हर मां बहन का अपमान है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है और ये कुछ दिनों से जो बातें चल रही थी, लगातार बीजेपी की तरफ से अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक होकर अपनी बात जो है वो देश की जनता के सामने रखी। देश की हर मां बहन का अपमान है, मेरी मां का सिर्फ अपमान नहीं किया गया। इस अपमान को मैं देश की हर मां बहन का अपमान मानता हूं। मैं भी एक बेटा हूं, मेरा दुख आपसे साझा कर रहा हूं। कांग्रेस की मंच से मेरी मां को गाली दी गई, मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस आरजेडी के मंच से भद्दी भद्दी गालियां जो है वो मेरी मां को दी गई। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना उस मां का, क्या गुना। मराठा आरक्षण की करते हैं। मराठा आरक्षण से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो जान लीजिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है और प्रदर्शनकारियों को तुरंत जगह खाली करने के लिए कह दिया गया है। मुंबई पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। पुलिस वालों से बहस हो रही है। आंदोलन की वजह से शहर की अर्थव्यवस्था ठप सी हो गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 3 बजे जगह खाली करने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है हटने को तैयार नहीं है। ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर
29 अगस्त से मराठा आंदोलन दरअसल शुरू हुआ था और इसकी अगुवाई मनोज जरांगे पाटिल कर रहे हैं और अब उन्होंने जल त्यागने की धमकी दे डाली है। तस्वीरें जो वहां से आ रही है वो ये बता रही हैं कि अभी फिलहाल ये आंदोलन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारी सड़कों पर अभी भी मौजूद है। उत्तर प्रधान भी आए तो हम इधर से हटेंगे नहीं जब तक हम हमारा नहीं छोड़ेंगे। हम मुंबई जब तक हमारा न्याय नहीं होगा हम सभी रास्तों पर रहेंगे। जाने वाले नहीं है हमारे मराठा हृदय सम्राट वहाँ बैठे वाले जगाएंगे बोलेंगे तब जाएंगे। हाँ जरांगे पाटिल का आदेश अगर आ गया हम अगर खुद यहाँ से निकलेंगे। बात तो मानिए। जरांगे पाटील जेव्हा सांगते पाटील एकच सोयी नाही तेव्हा जाणार आम्ही। देवेंद्र फडणवीस को एक बात बताता हूँ, एकनाथ शिंदे अजित पवार का पक्ष बोला, उसने संविधान को माना दिया, पक्ष का मेल प्रमुख जाएंगे कि नहीं नहीं जाएंगे, हमारी जान जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो मुंबई के आजाद मैदान को खाली करने के लिए कहा गया है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल हमारे सहयोगी अतुल सिंह इस वक्त वहीं पर मौजूद है और राकेश त्रिवेदी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले अतुल, आपके पास आते हुए तस्वीरें आप क्या दिखाएंगे? 3 बजे का वक्त था और कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों को हटाना है, लेकिन यहाँ जो स्थिति बनती नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ेंगे। फिलहाल हालात क्या है? आपको सबसे पहले श्वेता एक अपडेट दे दे, लेटेस्ट इस मामले में आया है। जो सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, उप समिति जिसे मराठा उप समिति कहा जाता है, उसके जो नेता थे शिष्टमंडल के तौर पर इस समय जारंगे पाटिल से मिलने के लिए आजाद मैदान पहुंच चुके हैं। माणिकराव कोकाटे और उदय सामंत जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं जारंगे पाटिल के पास बात करने के लिए। सरकार की तरफ से जो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, जो मांग उनकी तरफ से आरक्षण की जा रही है, जिस मांग को लेकर वो अनशन पर बैठे हैं, उसका रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। जो स्टेटस रिपोर्ट है, जो सड़कों से हटाने को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था, उसका कितना पालन हुआ है, उसके सारे विजुअल्स के साथ, वीडियो एविडेंसेस के साथ कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वहां पर अभी भी जो है डिस्कशन चल रही है, अभी तक सुनवाई चल रही है। लेकिन जो ताजा तस्वीरें हैं वो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। सीएसटी के ठीक बाहर का, बीएमसी का जो हेडक्वार्टर है, उसके बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो अब तक इससे पहले करीबन सुबह तक का जो तस्वीरें थी कि सड़क के दोनों किनारे गाड़ियां खड़ी थी, मराठा आंदोलनकारी सड़कों पर थे, वो फिलहाल यहां से हटा दिए गए हैं कोर्ट के आदेश के बाद। पुलिस ने चूंकि यहां पर लगातार हम देख रहे हैं अनाउंसमेंट कर रही है, गाड़ी में घूम के जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करना। कुछ लोग यहां पर बैठे हैं जो बहुत दूर से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया दादा जगह खाली करने के लिए, आंदोलन को जो है जो चल रहा है उसको खत्म करने के लिए पुलिस की तरफ से नोटिस भी मिल गया है मनोज जारंगे पाटिल को। क्या कहेंगे? हम भी जा रहे हैं, अब हमारे काम हो गया, जीआर हमारा हो गए। इनको बोलिए झालं हैदराबाद गॅजेट लागू केलं, झालं आम्हाला आदेश पाटला देताना आम्ही गावाकडे जाऊ ना, आम्ही गाव अब जारंगे पाटिल साहब आपको बोलेंगे जाने के लिए तो आप चले हाँ तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अभी वो उधर चल रहा है, बाद में देखेंगे क्या होता है। कोर्ट ने दिया है, आदेश दिया है कि जो सड़क है, सड़कों पे आप लोग हैं, आप लोगों की जो गाड़ियां हैं उसको हटा दो। तो आप मनोज लोग जरांगे पाटिल के सपोर्ट में अतुल है, यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगर मनोज जरांगे पाटिल उनसे कहेंगे कि वो रास्ता खाली कर दें तो वो रास्ता खाली कर देंगे। यहाँ मराठा आंदोलन के सपोर्ट में वो आए हैं और मनोज जरांगे पाटिल की ही बातों को फॉलो करेंगे जैसा कि वो कह रहे हैं। राकेश, आप भी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, प्रदर्शनकारी थे, बहुत उग्र भी थे, उनका क्या कुछ कहना है? आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें दिखाएंगे, जरा आप दिखाइए। देखिए फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें जो ये है कि स्थिति जो है पूरी नियंत्रण में है। लोग अभी जो है काफी शांत है और शांत की वजह यह है क्योंकि इस वक्त जो मसूदा पेश किया जा रहा है जरांगे पाटिल के पास, उसमें सरकार ने एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी 2 मांगे थी कि सातारा गैजेट और हैदराबाद गैजेट को स्वीकार किया जाए। उसको लेकर के सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि जो हैदराबाद गैजेट है उसे हम मंजूर करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये मसूदे को ओके कर देते हैं तो इस पर राज्यपाल तुरंत साइन कर देंगे, उसका जीआर निकाल लिया जाएगा। जहां तक बात सातारा गैजेट की है, अगले 1 महीने में उसकी भी जो है इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाएगी। यानी कि जो दोनों मांगे वो मांग रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार ने की है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस मसौदे को पढ़ने के बाद अगर मनोज जरांगे पाटिल अपना रुख नरम करते हैं, उसके बाद में भी अपने तमाम आंदोलनकारियों से अगर वो कहते हैं कि यहां से चले जाए तो उसके बाद वो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी बताई पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। उन्होंने साफ तौर पर
ये फटकार लगाते हुए कहा कि यह आपका काम था इस रास्ते को खाली करना। क्या आप लोग जगांगे पाटिल की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड कर रहे थे? आप लोगों ने फोर्सफुली जगह खाली क्यों नहीं की? आखिर किस अधिकार के साथ लोग यहाँ पर जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि परमिशन 3 बजे तक की थी, एक ही दिन की थी। ऐसे में 5000 लोगों को हटाने का काम सरकार का है। ऐसे में सुनवाई कल दोपहर 1 बजे तक टल गई है। वहीं मनोज जगांगे पाटिल की तरफ से अब देखने वाली बात यह है राकेश कि एक तरफ मनोज जारंगे पाटिल से भी बातचीत हो रही है, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि जो है वो पहुंचे हैं। अब वो इस बात के लिए तैयार होते हैं या नहीं, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी अभी भी मौजूद है सड़कों पर वो यही कह रहे हैं कि मनोज जारंगे पाटिल उनसे जो कहेंगे वो फॉलो करेंगे। आगे स्थिति क्या होती है इस पर भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच मराठा आरक्षण को लेकर फडणवीस सरकार में दो फाड़ हो गई है। जी खबर मिल रही है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी है कि अगर मराठाओं को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिला तो वो आंदोलन करेंगे। छगन भुजबल ने कहा है कि ओबीसी कोटे में किसी भी जाति को गैर कानूनी तरीके से शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मराठा समुदाय को आरक्षण का हक नहीं है। ओबीसी में पहले से जो है गैर कानूनी ढंग से, एक लफ्ज में गैर कानूनी ढंग से ओबीसी में किसी को भी जगह नहीं देना चाहिए। एक साथ सारे मराठवाड़ा, सारे पश्चिम महाराष्ट्र करोड़ों लोगों को कुंभी बनाया जाए, ओबीसी बनाया जाए, वो हम नहीं होने देंगे। हमने आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, उप मुख्यमंत्री, उनसे भी दरख्वास्त की कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अन्याय न होगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आंदोलनकारियों की मांगे क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आबादी करीब 33% है। मराठा आबादी को अभी आरक्षण 10% मिला हुआ है। मराठा को ओबीसी में शामिल करने की मांग जो है काफी लंबे वक्त से चल रही है। मराठा को कुणबी के रूप में मान्यता की मांग की जा रही है। कुणबी पहले से ही ओबीसी जाति में शामिल है। ओबीसी कैटेगरी में अभी करीब 350 जातियां शामिल हैं। मनोज जारंगे पाटिल ने आंदोलन की अगुवाई की है। महाराष्ट्र सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। कोलकाता में ओवर स्पीडिंग और खतरनाक ड्राइविंग को लेकर सेना और पुलिस जो है वो आमने सामने आ गई है। आरोप यह है कि सेना का एक ट्रक तेज रफ्तार से जा रहा था, इसकी वजह से कमिश्नर की गाड़ी भी बाल बाल बची। हालांकि सेना के ड्राइवर ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को रोक लिया, उसे थाने ले जाने पर अड़ गई, जिसके बाद सेना के जवान ने मामले की जानकारी अपने अधिकारियों को दी। इस दौरान काफी देर तक सड़क पर हंगामे की स्थिति बनी रही। सेना का ये ट्रक फोर्ट विलियम से पासपोर्ट कार्यालय की ओर जा रहा था। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी के एक मंच को बिना इजाजत बनाए जाने पर टकराव हुआ था और सेना ने उसे हटा दिया था, जिसके बाद ममता ने राजनाथ पर निशाना साधा था। कल ही हमने देखा है किस तरह से भारतीय सेना और तृणमूल कांग्रेस सामने सामने आए थे। पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी उसी गांधी मूर्ति के पास जो धरना मंच बनाया गया था वहां पहुंची थी और सेना पर आरोप लगाया था कि उनकी अनुमति के बगैर और साथ ही उनको कोई जानकारी दिए बगैर ही जो है उनका धरना मंच डिसमेंटल करना शुरू कर दिया था। और आज फिर एक बार हम देख रहे हैं कोलकाता की सड़कों पर सेना और कोलकाता पुलिस सामने सामने है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं सेना की गाड़ी, वो आज राइटर्स बिल्डिंग के बगल से होते हुए जा रही थी, तभी कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा की गाड़ी जो है बेहद प्रॉक्सिमिटी में थी और उनके तरफ से आरोप लगाया कि बेहद डेंजरस तरीके से इस गाड़ी को चलाया जा रहा था। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है, जो लोकल पुलिस स्टेशन है हेड स्ट्रीट को जानकारी दी जाती है और उसके बाद ही वहां पर पहुंचते हैं तमाम पुलिसकर्मी। अभी आप देख सकते हैं वहां से उनको बताकर और ले जाने की कोशिश की जा रही थी हेड स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर, लेकिन फिलहाल जो है वो यहीं पर रुके हैं। आपको बता देते हैं कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि बेहद डेंजरसली इस गाड़ी को चलाया जा रहा था, जब पुलिस कमिश्नर की गाड़ी बेहद करीब थी और उसके बाद जो है अभी फिलहाल उनको जब कहा गया है कि वो हेड स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाए, तभी उनके तरफ से जो है वो फोर्ट विलियम यानी कि जो ईस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वहां पर जानकारी दी गई है। और वहां हमको जाना था पासपोर्ट ऑफिस, गाड़ी हमको उधर खड़ा करना था, तो यहाँ पे तो उधर जाने के लिए रास्ता नहीं, यही रास्ता नहीं है। तो पीछे से कमिश्नर साहब था, हम लोग की गाड़ी जब चक्का खाली घुमा था खाली और कमिश्नर साहब पार हो गए, तो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, इसीलिए गाड़ी को खड़ा किए। और बाकी कुछ नहीं, ओवर स्पीडिंग नहीं था, मैं तो यहाँ उतरने वाला था, तो स्लो था गाड़ी।
बाढ़ बारिश के चलते पंजाब भी इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। अधिकतर जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और कई जगह हालात ऐसे हैं कि सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। नौबत नाव चलाने तक की आ गई है। एक रिपोर्ट आपको पंजाब से दिखाते हैं, देखिए जरा। अजनाला में बाढ़ ने जमकर कहर मचाया है। पानी इतना है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसकी गहराई कितनी है। लगातार जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है और आप देखिए हम एक ट्रैक्टर ट्रॉली में हैं और पानी के बीच जा रहे हैं उन गांवों तक जहां अभी मदद की जरूरत है। मदद के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पशुओं का चारा है, खाने पीने की जो चीजें हैं, जो भोजन है वो ले जाया जा रहा है। सामने भी आप देखेंगे ट्रॉली में कुछ लोग हैं, एक खाने पीने का सामान, पीने का पानी, दवाइयां लेकर जा रहे हैं ताकि वो जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा सके। इसी तरीके से लगातार जो सेना हो, एनडीआरएफ हो, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जो राहत सामग्री है वो भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और आप देखिए कितना पानी है, चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आता है और जो फसलें हैं वो पानी में ज्यादातर डूबी हुई हैं और कई गांव भी अभी पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। घरों में पानी है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर अजनाला की बात करें तो अजनाला में ही 90 के करीब जो गांव हैं वो पानी में इस वक्त बिल्कुल डूबे हुए हैं। और जिस ट्राली में मैं हूं वो भी आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से एक गाड़ी आ रही है सामने। देखिए हमारे पीछे पीछे पानी का लेवल कितना है। ये सड़क है और मुख्य सड़क है, ऐसा नहीं कि कोई कच्चा रास्ता है या जंगल का रास्ता है। ये मुख्य सड़क है, उस पर पानी की स्थिति आप देखिए कितनी ज्यादा है। पानी जो है वो गाड़ी के बोनट तक पहुंचा है और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, पानी भी बढ़ता रहेगा। तो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं पंजाब के, उनमें क्या स्थिति है। 90 गांव अजनाला में डूबे हुए हैं और करीब 1000 गांव पूरे पंजाब में डूबे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में हम मौजूद हैं और यहाँ पशुओं का चारा इस ट्रॉली में है ताकि पशुओं तक भी चारा पहुंचाया जा सके। उनके खाने पीने का भी बड़ा संकट इस बाढ़ की वजह से खड़ा हो गया है। लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है। जहां 1000 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, प्रभावित है। तबाही अभी थमने का नाम नहीं ले रही। अजनाला के बाद अब आपको चलिए पटियाला का हाल दिखाते हैं, जहां 2 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह से कैसे पानी में जलमग्न हैं, देखिए। पंजाब के अंदर 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं बाढ़ की वजह से। 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 94,000 हेक्टेयर जमीन बर्बाद होने की कगार पर है क्योंकि उसमें पानी घुस चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये घग्गर नदी के प्रकोप की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से पानी अब गांवों तक और ज्यादा पहुंच रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये रास्ता कई गांवों को जोड़ता है जहां पर मैं मौजूद हूं और इस रास्ते पर घग्गर नदी का पानी पहुंच चुका है जिसका बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके आसपास की खेती पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। आसपास जितने भी खेत हैं वो पानी में डूब चुके हैं। अब गांव के जाने का रास्ता भी डूब रहा है। अगर आप उधर देखेंगे तो उधर गांव के जाने का रास्ता है, इधर गांव के जाने का रास्ता है और सीधा भी गांव के जाने के लिए रास्ता है, लेकिन पानी अब यहां तक पहुंच चुका है। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। कितने गांव हैं जहां तक पानी पहुंच गया है? यहाँ पे जी तकरीबन 7-8 गांव हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी है भरा हुआ। ये रास्ते उन्हीं गांव के लिए जा रहे हैं? हाँ, इन्हीं गांव के लिए जा रहे हैं। जो हालात है उसे देख के लग रहा है कि ये रास्ते कुछ ही घंटों बाद। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है जिसके साथ दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात हर गुजरते घंटों के साथ बदतर होते जा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली से सटे नोएडा की अगर बात करें तो सेक्टर 128 में निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। पूरी जानकारी हमारे सहयोगी मोहम्मद रज्जाक दे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हथनीकुंड से 3 लाख क्यूसेक के लगभग पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद आप नोएडा में यमुना की स्थिति देख सकते हैं। ये नोएडा के सेक्टर 128 असगरपुर गांव है। आप सामने देख रहे हैं यहाँ यमुना का फ्लो कितना तेज है। ये जो आपको दिख रहा है ये गुलाब की खेती है जो कभी यहाँ सूखा हुआ। कल हुई भारी बारिश और आज भी रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से गुरुग्राम में आज भी कई जगह पर जलभराव है। गुरुग्राम के सबसे बड़े धार्मिक स्थान शीतला माता मंदिर एक दिन में बारिश जो हुई उससे पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। मंदिर के आसपास तकरीबन 1 किलोमीटर तक बताया जा रहा है सड़क पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। जहां तहां गाड़ियां जो है फंस चुकी हैं, बसेस
खराब हो चुकी है। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे घुटने तक गंदे पानी में डूबकर दर्शन करने के लिए लोग जो है वो इस सड़क को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम ऐसा जलमग्न हुआ है कि यहाँ पर हर तरफ जल तबाही देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक शीतला माता मंदिर पे हूँ और शीतला माता मंदिर के सामने स्थिति ऐसी है कि हम आपको कैमरे के जरिए और ड्रोन कैमरे के जरिए भी यहाँ की स्थिति दिखाएंगे। और यहाँ के हालात आप देखिए, जहाँ एक तरफ दोनों तरफ जो है सड़कों पर यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर सड़क के चारों तरफ आपको 1 किलोमीटर के आसपास के इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। हरियाणा परिवहन की जो बस है वो बंद पड़ी हुई है, तमाम गाड़ियां जो हैं वो बंद पड़ी हैं। आने वाले तमाम श्रद्धालु घुटने भर पानी में इस वक्त में वहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली का लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए पुल बंद किया गया है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और पुराने लोहे के पुल को अगले आदेश तक के लिए पूरी तरीके से बंद करने की बात कही गई है। इस एडवाइजरी में पुराना लोहा का पुल बंद किया गया है। यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसकी वजह से ये फैसला लिया गया। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन हर उस कोशिश में जुटा है जिससे आम लोगों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक ने यह साफ तौर पर एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि दिल्ली का जो पुराना लोहा पुल है उस पुल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए यही वो पुराना लोहा पुल है जहां से इसके नीचे से यमुना गुजरती है और यमुना इस वक्त अपने पूरे उफान पर है और लगातार जो है वो डेंजर लेवल से ऊपर यमुना का जलस्तर